नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़ास खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम न सिर्फ मुकामी सतह के बल्कि इलाकाई और कौमी सतह की ख़ास खबरें आपके सामने पेश करते हैं और आलमी सतह पर जो कुछ भी ख़ास वाक़यात हो रहे हैं उससे भी हम वाकिफ़ करवाते हैं। अगर आलमी सतह की बात करते हैं तो फिर ट्रंप दिखाई देते हैं, या फिर आप देखेंगे कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी दोबारा पैदा हो रही है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ट्रंप ने क्या क्या कर दिया है अपने यानी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत। उन्होंने 30 सफ़ीरों को वापस बुला लिया है। ये ताज़ा खबर है और ये ख़ास खबर है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है तो आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि बैरूनी ममालिक जाने का जो शौक़ हमारे तलबा में है, ओवरसीज़ यानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का जो शौक़ हमारे तलबा में है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क के तलबा में ये शौक़ नहीं पाया जाता। तो पहली खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि हिंदुस्तान के तलबा ख़ासतौर पर 2024 में कम से कम 13 लाख तलबा ने यानी बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1 लाख 2 लाख नहीं बल्कि 13 लाख। और ये भी बता दें कि कनाडा है, अमेरिका है, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को सबसे ज़्यादा इन तलबा ने अहमियत दी है। तो पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो कनाडा आता है, और दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर बरतानिया, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और पाँचवें नंबर पर जर्मनी आता है। तो बहरहाल अगर अमेरिका की बात करते हैं तो तकरीबन 2024 में 3.37 यानी 3,37,000 हिंदुस्तानी तलबा ने तालीम हासिल की है। अगर यूके की बात करते हैं यानी बरतानिया की बात करते हैं तो 1,85,000 हिंदुस्तानी तलबा वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1,22,000 और फिर जर्मनी में 43,000 तलबा ने 2024 के दौरान तालीम हासिल की है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी तलबा किस तरह यानी ज़हीन होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट का देखें, आउट गोइंग और इनकमिंग की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के जो तलबा हैं 28 तलबा बैरून ममालिक जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके बदले सिर्फ एक तालिब इल्म हिंदुस्तान आ रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह बैरूनी तलबा या इंटरनेशनल स्टूडेंट की तादाद बहुत कम हिंदुस्तान आती है, और इस बारे में हमने आपको बताया है। वैसे भी टॉप डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो आपको बताना ये है कि कनाडा 2024 में टॉप डेस्टिनेशन रहा हिंदुस्तानी तलबा के लिए। ये एक अहम खबर है, और इस खबर के बारे में हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया इंटरनेशनल तलबा की बात है तो फर्स्ट पोजीशन पर इंडिया और सेकंड पोजीशन पर चाइना है। इसी तरह अगर देखें तो आप फ़िरका परस्त दरिंदे भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी हुकूमत ने आयद कर दी है, और उसका ये इस्तेदलाल है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान को एक मुस्लिम मुल्क में तब्दील करना चाहती है, इस्लामी मुल्क में तब्दील करना चाहती है। क्यों? हालांकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है और एक सोशलिस्ट मुल्क है, और इस मुल्क को एक इस्लामी मुल्क में तब्दील करना बहुत बड़ा जुर्म है। चलिए ये मान लिया जाए, तो अब जिस बुनियाद पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद की गई है, ये जो हिंदुत्वा के नाम पर दरिंदगी कर रहे हैं, सनातन नाम के धर्म पर नाम पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालिबा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये भी एक अहम सवाल है, और इस बारे में हम आपको एक अहम खबर से वाकिफ करवाएंगे। और आपको बता दूं कि जहां तक सेहत इंसानी का सवाल है तो आपको ये बताना जरूरी है, और आबादी के बारे में खास तौर पर बताएंगे तो आपको इसमें बहुत अहम किरदार होता है इंसान के सेहतमंद होने का। और याद रखिए मर्दों में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो फिर आज़ाए रईसा के से पहले अगर कोई उज़ू सबसे ज़्यादा यानी अहमियत रखता है वो उज़्वे तनासुल है, और इसमें कोई बड़ी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ये सेक्सुअल लाइफ के लिए यानी बहुत ही अहमियत रखता है, उसका सेहतमंद होना अहमियत रखता है। और इसके लिए आप देखेंगे कुदरत ने खतना का तरीक़ा बताया है। लेकिन आपको बता दूं कि सीबीआई का एक डायरेक्टर है, साबिक डायरेक्टर सीबीआई का, उसकी अकल का अंदाज़ा लगाइए कि आंध्र प्रदेश जहां पर एनडीए हुकूमत है वहां
कि वज़ीर सेहत को वो एक एक्स पर मैसेज देता है कि आंध्र प्रदेश में खतना के वाक़यात बहुत पेश आ रहे हैं और गैर मुस्लिम बच्चों की खतनाएं की जा रही है। उसको नहीं मालूम कि खतना के क्या फ़वाइद है, ये फ़वाइद भी हम आगे बताएंगे। तो बहरहाल चलते हैं, जब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बात होती है, हायर एजुकेशन की बात होती है, तो हमारे जो तलबा है वो बैरूनी ममालिक जाते हैं और वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं और वहीं पर बोदबाश इख्तियार करते हैं, सुकूनत इख्तियार करते हैं, मुकीम हो जाते हैं वहीं पर। और ऐसे में हिंदुस्तान अहम जहनों से, सलाहियतों से, टैलेंट से महरूम होता जा रहा है। तो बहरहाल हिंदुस्तान के बारे में एक और बात बता दूं कि लार्जेस्ट हायर एजुकेशन एज पॉपुलेशन दुनिया का हिंदुस्तान में है। और इसलिए बता रहा हूं मैं, 18 से लेकर 23 साल के जो नौजवान हैं उनकी तादाद 15.5 करोड़ है हमारे ज़बी साहब। यकीनन रियाज साहब, आपने बहुत ही एक अच्छे मौजू को आपने छेड़ा आज की गुफ्तगू के आगाज़ के लिए। आपने जोड़े यूरोपियन ममालिक है, लातविया है, आयरलैंड है और जर्मनी है, उनका तस्करा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अहम बात यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सलाहियतें हैं और वो जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे तलबा हैं, वो बैरूनी ममालिक का सफ़र करते हैं और वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें भी मिलती हैं। फिर उनकी तालीम की तकमील के बाद जो है PR वगैरह का भी जो ट्रेंड है वो आम हो गया है, परमानेंट रेसिडेंट वगैरह का, वर्क परमिट वगैरह का भी। और IT प्रोफेशनल्स की जो तादाद है सारी दुनिया में जो है, हिंदुस्तान के ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स हैं। आपको याद होगा 2 दिन कबल आप इसी से जुड़े हुए एक मौजू से बात करते हुए बाराक ओबामा का वो वाकया कोट किया था, जिसमें अमेरिकन को उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिकी बच्चों को किसी से चैलेंज है तो वो हिंदुस्तानी और जो है चीनी जो नौजवानों से उनका चैलेंज है। तो यहाँ पर एक खूबसूरती ये है कि हुकूमतों की जानिब से जो इन नौजवानों को जो बैरूनी ममालिक तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, उनको मराद पेश करने का जो सिलसिला है, एक मिसाल कायम रियासत तेलंगाना ने इस खुसूस में की थी। हालांकि 2021 के बाद से ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है तेलंगाना में बंद है, मगर तेलंगाना हुकूमत ने 2014 के बाद एक बड़ा ही इनकलाबी कदम उठाया था, जिसके बाद वो स्टूडेंट्स की जो हम कह सकते हैं कि वो काबिल नहीं थे, उनकी जहन तो बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने का था, मगर वो उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से, माशी कमजोर होने की वजह से जो स्टूडेंट्स जाने के बारे में सिर्फ सोच सकते थे, उनके लिए भी एक राह हमवार तेलंगाना हुकूमत ने की थी। 21,60,000 रुपए की जो रकम है, ये मतलब नॉट रिफंडेबल रकम, ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत एक बड़ा कारनामा हुकूमत तेलंगाना ने 2014 के बाद अंजाम दिया था। अब जो है वो स्कॉलरशिप रुकी हुई है, मुमकिन है कि ये गवर्नमेंट भी वो आने वाले दिनों में उसको रिलीज कर दे। तकरीबन तो रिलीज कर चुकी है। जी, ये 2021 के बाद का जो है वो मसले तकरीबन वो पूरे मुकम्मल ऐलानात आ गए हैं, रकूमात जो है उनकी अदायगी अमल में नहीं आई है। तो ये एक बेहतरीन इक़दाम है। और जहाँ तक आपने कहा कि वो सलाहियतों से हम महरूम हो रहे हैं, हमें भी, हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो आला तालीमी मेयार जो बैरूनी ममालिक में कायम किया गया है, उसी बुनियाद पर IIT जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा कारनामा था, उन्होंने कायम किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी IT के शोबे में बड़ा इनकलाब लाया, लेकिन उसके बाद जो है वो सलाहियतों को उजागर करना या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजीद मुस्तहकम करने का जो काम है वो हिंदुस्तान की हुकूमतें करने में नाकाम रही है। अब तो फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चल रहा है, नफरत फैलाने का काम चल रहा है। तालीमी शोबे जात में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने का कोई इक़दाम मौजूदा हुकूमत नहीं उठा रही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप का सवाल है, तो जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि ये हुकूमत का कारनामा है। KCR के दौरे हुकूमत में ये स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अक्सर लोग ये नहीं जानते कि ये कारनामा किसका है। ये कारनामा आपको बता दूं कि एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब का है, और सियासत ने इस सिलसिले में ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी। और इस वक्त तहरीक चलाई थी जबकि जो अक़लियती बहबूद का बजट हुआ करता था वो वापस चला जाया करता था, खर्च पूरा नहीं होता। तो ऐसे में सियासत ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए, यानी तकरीबन आपको बता दूं कि कई ऐसी रिपोर्ट्स शाये की जिसमें ये कहा गया कि अगर चीफ मिनिस्टर KCR, उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, अगर ये जो फंड वापस जा रहा है उसे
अच्छे काम में लगाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मुस्लिम बच्चों के लिए कोई यानी अम्बेडकर विद्यानिधि स्कीम के मुमासिल ऑन par विद अम्बेडकर विद्यानिधि स्कीम जो SC/ST बच्चों को बैरून ममालिक में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तालीम की सहूलतें फराहम की जाती थी, उसके मुमासिल कोई का प्रोग्राम शुरू करें। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR ने ये प्रोग्राम शुरू किया था और आज तक ये प्रोग्राम ज़बरदस्त चल रहा है, ये स्कीम ज़बरदस्त चल रही है। और ख़ुद सियासत के ज़रिए यहाँ पर हेल्पलाइन का जो डेस्क है हमारा, उसके ज़रिए हज़ारों की तादाद में कम से कम 4000 से ज़ायद बच्चे अब तक अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी जा चुके हैं और मुख्तलिफ ममालिक जा सकते हैं। कोई एक 5 ममालिक की क़ैद नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है यानी तरजीही जो मंजिल है उनकी, वो कनाडा है। उसके बाद आपको बता दूं कि अमेरिका के बाद यूके के बाद आप देखेंगे जर्मनी वगैरह आते हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है, अगर छोटे छोटे यूरोपीय ममालिक देखें हमारे ज़बी साहब, तो वहाँ पर जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, लैटविया का जिक्र किया, तो वहाँ अगर बहुत सबसे ज़्यादा जो तलबा पाए जाते हैं यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनमें 18% इंडियंस है। इसी तरह आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड में तकरीबन मैं समझता हूँ कि 15 से लेकर 16% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियंस है। लेकिन मैंने जो पहले कहा है कि जो रेशियो है इनकमिंग और आउटगोइंग जो रेशियो है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। हमारे 28 बच्चे बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनेशनल तलबा आ रहे हैं 28 के बदले सिर्फ एक तालिब इल्म आ रहा है। देखिए यकीनन आएगा, तालिब इल्म एक आएगा। अब यहाँ पर नहीं, डरे हुए हैं जी, डरे हुए हैं। जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बनाया हुआ गया है, अब एक दिन पहले की बात है, एक दिल्ली की काउंसलर है MCD के मतलब पार्क में अफ्रीकन स्टूडेंट्स को वो डरा रही है, हिंदी सीखने के लिए वो उन्हें मजबूर कर रही है। तो इस तरीके का अगर आप दबाव डालेंगे, बैरूनी जो लोग आ रहे हैं, बैरूनी ममालिक से फॉरेनर्स जो आ रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके का, और माहौल आप किस तरीके का माहौल उन्हें दे रहे हैं, अगर आप पूरा मन माहौल दे रहे हैं, पूरा मन उन्हें फजा फराहम कर रहे हैं, तो वो लोग आएंगे यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे। हमने देखा है हमारे पास हैदराबाद में एक बेहतरीन फॉरेन लैंग्वेजेस का एक सेंटर है, उस्मान यूनिवर्सिटी का इफ्लू है। इफ्लू में हमने आए दिन देखा है किसी ना किसी किस्म की हंगामा आ रही, VHP और बजरंग दल के कारकुन वहां पर जाकर करते हैं, और वो जो बैरूनी स्टूडेंट्स है या दीगर रियासतों से आए हुए स्टूडेंट्स है, उन्हें हिरासा व परेशान करने का काम करते हैं। तो इस माहौल में अगर आपके पास दाखिले नहीं हो रहे, बैरूनी ममालिक से स्टूडेंट्स आपके पास नहीं आ रहे, तो ये सोचना हुकूमत को चाहिए। ये इस शोबे में जो है वो रिफॉर्म्स जो दरकार है वो लाने की जरूरत हुकूमत को है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कनाडा का सवाल है, कनाडा इस मामले में सरफहरिस्त है और 2024 के दौरान तकरीबन 4,27,000 तलबा ने वहाँ तालीम हासिल की कनाडा में। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कनाडा क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर तालीम हासिल क्यों कर रहे हैं। एक तो इनका मुस्तकबिल रोशन हो रहा है, दूसरे इन्हें अच्छी तालीम मिल रही है, तीसरे ये है कि वहाँ पर अमन है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता। ये अलग बात है कि अब वहाँ पर भी सिखों का कत्ल किया जा रहा है, यानी टारगेटेड किलिंग्स के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तो बात रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर जैसा कि मैंने आपको बताया है अमेरिका है, जहां पर 2024 के दौरान 3,37,000 हिंदुस्तानी तलबा ने तालीम हासिल की है। तो और तीसरे नंबर पर आता है बरतानिया, जहां पर 1,35,000 तलबा ने 2024 के दौरान तालीम हासिल की है, और ऑस्ट्रेलिया 1,22,000 के साथ चौथे नंबर पर है, और जर्मनी 43,000 के साथ 5वें नंबर पर है। और कॉलेज पॉपुलेशन जो है, कॉलेज एज पॉपुलेशन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, यानी हिंदुस्तान में जवानों की अक्सरियत है। और यकीन मानिए इन जवानों की जो तवानाई है, एनर्जी है, अच्छे समत में, अच्छे काम में इस्तेमाल की जा सकी है, तो फिर समझिए कि हमारा हिंदुस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, और यकीनन हिंदुस्तान सुपर पावर बन सकता है। लेकिन मंदिर मस्जिद अगर ये करते रहेंगे दरिंदे, तो समझिए कि हिंदुस्तान इतनी जबरदस्त नौजवान आबादी रखने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर सकता। यकीनन यही वजह है, यही जो हालात बनाए गए, इसी तरीके के हालात बनाने की वजह से जो है अब आप जैसा कि आपने इशारा किया कि बैरूनी ममालिक से हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो इसकी तमाम सारी वजूहत है। और हमारे नौजवान भी आप देखिए, आप 2014 के बाद शहरियत छोड़कर
दूसरे ममालिक की शरीयत हासिल करने का अगर आप रेशो देखेंगे तो बेतहाशा उसमें इजाफा हुआ 17 लाख लोगों ने 17 लाख लोगों ने हिंदुस्तान की शरीयत को छोड़कर बैरूनी ममालिक की शरीयत को हासिल करने में को तरजीह दी है। तो ये वजूहात है। आपके वो काबिल जहन जो है वो इस मुल्क में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो फिजा है, उसको मुकद्दर कर दिया गया है। और जो है यहाँ पर फिरके वारियत का जहर इस खूबसूरत फजा में घोल दिया गया है। उसी वजह से जो लोग हैं हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तालीम का सवाल है, बैरूनी ममालिक जाकर जो बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें भी कई मसाइल का भी सामना है। और आपको जानकर हैरत होगी, अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं वहाँ पर हमारे जो तलबा हैं, हिंदुस्तानी तलबा, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम तलबा, मैं नहीं कहता कि हिंदू तलबा या सिख तलबा, आप वहाँ देखेंगे कि सबके साथ यकसा सलूक किया जा रहा है और सबके साथ यकसा कार्रवाई भी की जा रही है सबके खिलाफ। अब हिंदुस्तानियों के हैसियत से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो हमारी हुकूमत है, ये जो हमारे विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, और जो कुछ भी इस तरह की तंजीमें हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अमेरिका में ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बुद्धिस्ट है, बल्कि अमेरिका में ये देखा जा रहा है कि कौन हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानियों के मामले में आप देखेंगे कि अगर वो गैर कानूनी तौर पर वहां मुकीम है तो उनके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। सिखों की पगड़ियां उछाली जा रही है, सिखों के जो पगड़ी होती है उसे कूड़ेदान की नजर किया जा रहा है। हद तो यह है कि हमारे नौजवानों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है, और हमारे वजीर आजम है कि उनके मुंह पर खामोशी का ताला लगा होता है। हालांकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत को उनकी खामोशी पर तंज और ताने का निशाना बनाया करते थे, लेकिन आज इनकी जबान नहीं खुलती और वो अमेरिका से एहतजाज नहीं करते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे बच्चों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर फौजी हेलीकॉप्टर्स में तुम यहां पर हमारे हिंदुस्तानी शहरियों को रवाना करते हो। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहां तक हिंदुस्तानियों के तालीम हासिल करने का सवाल है, सिर्फ 5 ममालिक ऐसे हैं जहां पर कम अज कम 13 लाख में से 8.5 लाख हिंदुस्तानी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। बहरहाल एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं हम आपको। अगर मैं समझता हूं कि अगर कोई मुसलमान ये मुतालबा करता है कि हिंदुस्तान को एक मुस्लिम मुल्क में तब्दील किया जाए, तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और यहां तक कि उसे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा, और ऐसे ढकेला जाएगा कि उसका निकलना महाल हो जाएगा। और हद तो यह है कि आप देखेंगे कि इस तरह के मुतालबा करने के मामले का इल्ज़ाम आयद करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। और दलाइल जो अदालत को दिए जा रहे हैं उसमें एक दलील यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान को इस्लामी मुमलिकत या मुस्लिम मुल्क बनाने की ख्वाहां है और मंसूबा रखती है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी चाहे हिंदुस्तान को अगर इस्लामी मुल्क बनाने की बात करते हैं तो ये गलत बात है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और हिंदुस्तान एक बहुत ही प्यारा मुल्क है। ये वो मुल्क है जहां से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी ठंडी हवाएं आई हैं। इसीलिए प्यारे आप देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक को अल्लामा इकबाल, शायर मशीख अल्लामा इकबाल ने किस तरह कहा कि मीरे कारवां को आई ठंडी यहाँ से वहां से, तो आप अंदाजा कीजिए कि ठंडी हवा वहां से, तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह हिंदुस्तान की अहमियत है दीन इस्लाम में। तो बहरहाल नाज़रीन अब ये बताना ज़रूरी है कि जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि दिल्ली में, और दिल्ली में ख़ास तौर पर वहाँ की जो टूरिज़म मिनिस्ट्री है और हिंदुस्तान की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसके ताउन व इश्तराक से एक ज़बरदस्त सनातन धर्म का एक जलसा मुनक्किद होता है। और ये जलसा तकरीबन आपको बता दूं कि मतलब 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये जलसा मुनक्किद होता है। और इस जलसे में जिस तरह की बेहुदा बातें की गई है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही खतरनाक है। उसमें कहा, और ये भी कहा हुआ, दिल्ली के भारत मंडपम में सनातन संस्था की जानिब से आपको बता दूं कि सनातन राष्ट्र शखानंद महाउत्सव का एहतमाम किया गया। और इसमें देखिए हमारे ज़बी साहब 3 वज़रा ने शिरकत की, एक नहीं, 2 नहीं, 3 मरकजी वज़रा ने, और दिल्ली का एक वजीर ने भी शिरकत की। उस वजीर का भी हम पोस्टमार्टम करेंगे कि वो कौन है, आपको बताएंगे। और आपको बताना ये ज़रूरी है कि ये जो है, जो वजीर है, कपिल मिश्रा है।
ये वही कपिल मिश्रा है जो दिल्ली फसादात के दौरान एक आईपीएस ओहदेदार को के बाजू ठहर कर कहता है, धमकियां देता है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अफसोस की बात यह है कि वो पुलिस ओहदेदार भी इस कदर डरपोक निकला कि उसने भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को बहादुर होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, बुज़दिल नहीं होना चाहिए और इंसाफ का साथ देना चाहिए और झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल वो डीएसपी था या डीसीपी था, जो कुछ भी था, उसके बाद उठर कर ये धमकियां दे रहा था और वो खामोशी इख्तियार किया हुआ था। और आज भी वो बेचारा बुज़दिली से बड़ी खामोशी इख्तियार किए हुए है। उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन हम सलाम करते हैं बृंदा करत को, उन्होंने उसके खिलाफ इस यानी अजीब और गरीब बातें करने, इश्तियालंगेज बातें करने वाले के खिलाफ मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया। तो बहरहाल इसमें जो 13 से लेकर 14 दिसंबर को मुनक़िद हुआ था, उसमें आपको बता दूं कि एक बेचारा है जहरीला टीवी चैनल चलाता है, और वो मैं समझता हूं कि हम उसका नाम भी नहीं लेते क्योंकि हम उसे काबिल नहीं समझते, लेकिन उसने बहुत खतरनाक बातें की हैं मुसलमानों के बारे में। उसने कहा कि पहले तो हिंदुस्तान के 25% मुसलमानों को डिपोर्ट कर दिया जाए, यानी मुल्क से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये दरअंदाज हैं, ये बंगाली है यानी बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानी है, इस तरह की बात उसने की है। अफगानियों का भी नाम लिया है उसने। तो बहरहाल एक बात कहिए। दूसरा उसने ये कहा है कि आबादी पर मुसलमानों के कंट्रोल किया जाए, इनके शरह पैदाइश पर पाबंदी लगा दी जाए। और तीसरे उसने ये कहा कि एक बीवी 2 बच्चों की शर्त आयद की जाए, और इस तरह की अजीब और गरीब बातें किया। और कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तरमीम की जाए। अरे मैं समझने नहीं आता, हुकूमत कहाँ सो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता कहा कि इश्तियालंगेजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये अदालतें क्यों सोई हुई हैं? यकीनन रियाज साहब, 2 बातें आपने अभी कही, एक तो पीएफआई के हवाले से की और कहीं उस पर इम्तना आयद करने के हवाले से कही। ठीक है, मुसलसिल ये सिलसिला चल रहा है पीएफआई पर इम्तना आयद करने का, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। मैं ये समझने से खासिर हूँ, क्या ये लोग इस तरीके के जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, क्या उनकी समझ क्या ख़त्म हो गई है, सोचने की सलाहियतें ख़त्म हो गई है? क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि 400 साल तक मुग़ल हुक्मरानों ने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, ये दावे किए जाते हैं, मसाजिद को तोड़ने की बात की जाती है। जब एब्सोल्यूट हुक्मरानी उनके हाथ में थी, तब इस मुल्क को मुस्लिम हुकूमत बनाने या मुस्लिम राज्य बनाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और फिर ये जमहूरियत में आप ये कह रहे हैं कि पीएफआई इसको हिंदू मुस्लिम मुल्क बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि जो है इस मुल्क में 14 से 15% जो है मुसलमान है आबादी के तनासुब से अगर हम बात करें तो। हालांकि 20% का तनासुब है, लेकिन सरकारी सतह पर जो ऐलानात किए जाते हैं 15-14, 15-16 की बात कही जाती है। तो ठीक है, हम वही उसी आदाद शुमार को लेते हैं, तो 15% आबादी जो इस मुल्क की है वो क्या निकल कर इस मुल्क को बनाएगी, मुस्लिम मुल्क बनाएगी? ये सोचने की बात है। और फिर देखिए कि इस मुल्क की आज़ादी में जो कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है, ये जो दावा कर रहे हैं और जो ये आज इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इनके आबा व अजदाद असलाफ ने कभी उतनी कुर्बानियां नहीं दी, जबकि अंग्रेजों से माफी मांगने की इनकी तारीख है। अरे जूते चाटते रहे। और फिर आप दूसरा वो जो न्यूज चैनल का बकवास करने वाले के आदमी की आपने बात कही, मैं आपको बता दूं ये इतने जहरीले लोग हैं। आप देखिए योगी मतलब मरकज में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आने के बाद मुसलसिल 3 सालों तक आईएएस और आईपीएस के जब यूपीएससी के इम्तिहानात हो रहे थे, तो वो इम्तिहानात में मुसलमान उम्मीदवारों के मुसलसिल कामयाब होने के बाद ये न्यूज चैनल वाले ने एक यूपीएससी जहाद के नाम से एक प्रोग्राम चलाया था। उसके बाद से वो तादाद घटना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। बिल्कुल ये याद रखना चाहिए। तो ये इतने जहरीले हैं ये। और फिर इनके दिल दिमाग आप देखिए, हुकूमत उनकी है, आप बोल रहे हैं हुकूमत क्या कर रही है, क्यों मुकदमात इन पर दर्ज नहीं हो रहे? तो इनको खुली आज़ादी दी है। आप 2 दिन कबल आपने ही अपनी गुफ्तगू के आगाज में मोहन भागवत का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये पहले से डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है और इसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने यह तकरीर करते हुए ये कहा था
کلکتہ میں 2 دن قبل کی بات ہے، یہ RSS کے 100 لیکچرز کا جو 100 سال کے اس کے اوپر 100 لیکچر کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس میں مغربی بنگال میں تقریر کرتے ہوئے موہن اسی دن ہم نے کہا تھا یہ بات کہ اس کے بعد جو ہے یہ ہندو راشٹر کا جو ہے مسئلہ اٹھے گا، اور گلی گلی اس طریقے کے جو آپ حوالہ دے رہے وہ ٹی وی چینل کے اینکر کا، اس طریقے کے کتے جو ہے وہ گلی گلی ہندو راشٹر کے نام پر بھوکیں گے۔ بالکل آپ نے سے کہا، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں تک کتوں کا سوال ہے، جو بھونکتے ہیں، جو کترتے ہیں، جو کاٹتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آخر سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے، ہائی کورٹس کیا کر رہی ہیں، عدالتیں کیا کر رہی ہے؟ کیا عدالتوں نے بھی اب یہ سیکھ لیا ہے کہ خاموشی اختیار کیا جائے؟ کیونکہ حالیہ عرصے کے دوران ایک سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ کا انٹرویو منظر عام پر آیا، جس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ تحت کی جو عدالتیں ہیں اس میں 90% جو ججز ہیں وہ کرپٹڈ ہیں، یہ بات کہی ہے۔ لیکن کرپٹڈ ہونا الگ بات ہے، کمیونل ہونا الگ بات ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک اس طرح کے واقعات ہوئے، اس طرح کے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسلم آرگنائزیشن، اگر کوئی سیکولر آرگنائزیشن یہ کہتی ہے، یہ چاہتی ہے، حالانکہ وہ نہیں چاہتی، حالانکہ یہ جو مرکزی وزارت داخلہ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، اور جو ایجنسیز ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک مسلم راشٹر میں تبدیل کیا جائے، تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے، عدالتوں کو یہ دیکھنا چاہیے، حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر حکومتیں اور عدالتیں اس طرح نہیں دیکھیں گی تو سمجھیے کہ یہاں پر بھی انصاف سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قانون کا قتل کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو قربان کیا جا رہا ہے، دستور کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اس واقعے میں، یعنی اس تقریب میں، اس مہا اتسو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دہلی ٹورزم جو منسٹری ہے اس کے تعاون سے اور مرکزی وزارت کلچر یعنی ثقافت کے تعاون سے منعقد کی گئی تھی۔ اور آپ کو یہی بتا دوں اس میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مرکزی وزراء نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ایک وزیر تو ہے گجیندر سنگھ، دوسرے ہے گجیندر سنگھ شیخاوت، اور دوسرے ہے شری پد نائک، اور تیسرے ہیں سنجے سیٹھ، اور چوتھے جو ہے وہاں کا دہلی کا وزیر ٹورزم کپل مشرا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ کپل مشرا پہلے عام آدمی پارٹی میں تھا، بعد میں اسے لات مار کر نکال دیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دہلی فسادات کے دوران اس نے بکواس کی تھی، اس کے باوجود بھی آج تک وہ جیل نہیں گیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ یعنی اگر آپ بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ RSS سے تعلق رکھتے ہیں، وشو ہندو پریشد سے یا بجرنگ دل سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہندوستان کے خلاف کچھ بھی بولیے، آپ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں ہوگی۔ آپ مسلمانوں کے خلاف بھونکتے رہیے، آپ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں ہوگی، عدالتیں بھی خاموش رہیں گی، حکومت کے تو مجرمانہ تساہل کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پر انصاف ختم ہو جاتا ہے اور قانون سے کھلواڑ کیا جاتا ہے تو امن نہیں رہتا۔ تو بہرحال ناظرین، اب یہ آبادی کا دیکھیے، ہمارے ربی صاحب جس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے آبادی پر کنٹرول کیا جائے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 80% ہندو ہیں، اور اگر مغل چاہتے تو پورے ہندوستان کو مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہندوازم یا سناتن خطرے میں ہے، کوئی خطرے میں نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اس قدر اچھے ہیں کہ سب مل جل کر رہتے ہیں، یہ لوگ تباہی بربادی مچا رہے ہیں۔ ان کی سیاسی دکان خطرے میں ہے، اپنی سیاسی دکان کو بچانے کے لیے ہندو کو، اس ملک کے ہندو کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ 2014 کے بعد جو ہے آپ پورے اقتدار میں مکمل ایبسلیوٹ پاور کے ساتھ آپ برسر اقتدار ہیں، اس کے باوجود بھی ہندو خطرے میں آپ بول رہے ہیں۔ اس ملک کے 80% آبادی کو خطرے میں قرار دے رہے ہیں، وہ بھی 15% کے مقابلے میں، 15-16% کے مقابلے میں۔ یا تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہندوؤں کو خطرے میں بتا رہے ہیں، وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ہندو ہیں وہ نہ سمجھے، یا پھر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر اس طریقے کا بیان دے رہے ہیں۔ اور کپل مشرا تک کی بات جہاں تک ہے، آپ اس کو دلی کی فسادات کا سرغنہ کہیں، جب بھی آپ کپل مشرا کا نام لیں، دلی فسادات کا سرغنہ کہیں، اصل محرک وہی ہے، اور اس کی ہوئی کارستانیوں کی وجہ سے مظلوم جو ہے اسٹوڈنٹس جو جہد کا عمر خالد، گلفشا فاطمہ، اور وہ شرجیل امام، اور پھر خالد سیف
सैफी, ऐसे 18 नौजवान जो है अफसोस। वो 5 साल से ज्यादा अरसे से जेल की सजा क्या काट रहे कानून हैं, है। बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी फैसले के जो है मुसलसिल 5 साल से वो जेल में बंद है। अफसोस, अदालतें देख रही हैं, अदालतें सुन रही हैं और अदालतें कर भी रही हैं, और क्या कर रही हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम है। अदालतें अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी तो मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन में जमानत हो जाती है, अगर वो बीजेपी का साथ देने वाला होता है। आपको बता दूं कि एक चैनल है जिसका एंकर बार बार चीख कर हिंदुस्तान में नफरत के दीवारें खड़ी करता है, वो एक केस में फंस जाता है, महाराष्ट्र पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन आप देखेंगे कि एक दिन में वो रिहा हो जाता है क्योंकि जमानत दे दी जाती है। इन कदर संगीन जुर्म में वो गिरफ्तार होता है लेकिन जमानत मिल जाती है। और आप उमर खालिद को देखें कि 5 साल से, शर्जील इमाम 5 साल से, पूरे जो स्टूडेंट लीडर्स है 5 सालों से जेलों में बंद है और उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। क्या अदालतों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ये देखें क्या इनके साथ तासुब व जानिबदारी नहीं बढ़ती जा रही है, क्या इनके साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा है, क्या इनके साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं बढ़ता जा रहा है। अदालतों को यह देखना चाहिए। तो बहरहाल इस तरह के जो दरिंदे हैं जो मुसलमानों की आबादी के बारे में बार बार बातें करते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द ये, और आपको बता दूं ये जो चैनल का यानी भोग रहा है वो, उसके बारे में बता दूं, वो कहता है कि सिर्फ 12 वर्षों में या 10 वर्षों में हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो अक़लियत बन जाएंगे। अरे बेवकूफ, मैं समझता हूं कि जाके चैट जीपीटी पर अगर पूछा तो ये जवाब आ रहा है कि 1 सदी तक भी हिंदू अक़लियत में नहीं तब्दील होंगे। क्योंकि आपको बताता हूं पूरे दलाइल से साबित करते हैं, हम इस तरह के आए बाई शाएं बातें नहीं करते। और आपको ये भी बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान एक स्टडी मंजर आम पर आई जिसमें यह बताया गया है कि 1951 में हिंदुओं की आबादी जो थी 30 करोड़ 40 लाख आबादी थी। कब? 1951 की बात कर रहा हूं, और 1961 में यह बढ़कर 36.7 करोड़ हो गई है। और उसके बाद अगर 2011 की आबादी देखेंगे तो आपको बता दूं कि हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ है। यह कोई मामूली बात नहीं है। और ये यानी बेवकूफ कह रहा है, ये बेवकूफ कह रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। और आपको यह भी बताना जरूरी है कि 1971 में हिंदुओं की आबादी बढ़कर 45.3 करोड़ हो गई है। और इसका मतलब यह हुआ कि इस मुद्दत के दौरान सिर्फ 10 वर्षों में 8.6 करोड़ हिंदुओं की आबादी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा 1981 में अगर देखें तो हिंदुओं की आबादी 56.2 करोड़ तक पहुंच गई। और आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखेंगे 1991 में 69 करोड़ हिंदुओं की आबादी हो गई है। फिर उसके बाद 2000 में 82.8 करोड़ हिंदुओं की आबादी हुई। और उसके बाद आप देखेंगे 2011 में 96.6 करोड़ हिंदुओं की आबादी हुई है। तो इसका मतलब आबादी किसकी बढ़ रही है? हिंदुओं की बढ़ रही है या मुसलमानों की बढ़ रही है? ये प्रोपेगेंडा है और जो है ये खौफ पैदा करना है। एक साजिश के तहत, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक तहरीक चला रहे हैं ये लोग। इस तरीके का फर्जी खबरें लोगों में डाल दें और उस पर बहस होगी, फिर बहस होगी, नफ़रत बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ नफ़रत बढ़ाने के लिए, इस मुल्क में नफ़रत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से काम किया जा रहा है। एक तरीक़ा ये भी है कि इस मुल्क की जो शीर व शक्कर की तरह रहने वाले हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के हैं, उनमें तफरीक पैदा करें, उनको अलग करें और फूट डालो और हुकूमत करो। इनके अजदाद की जो पॉलिसी थी, ये जो जिस तरीके का जो भोग रहा है, इनके अजदाद थे वो जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे। इनके अजदाद की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, उसी पॉलिसी उनके अपने अपने आबा और अजदाद, हम जो है हमारे आबा और अजदाद का जो वो वतीरा रहा कि भाई इस मुल्क में अमन को तकसीम, मोहब्बत बांटो, अमन फैलाओ और तरक्की दो इस मुल्क को। उस नजरिए पर इस मुल्क के मुसलमान और दूसरे जो शहरी है, ये जो मूल नवासी जो है वो इस मुल्क के जो है वो उस पर गामजन है। और इनका जो वतीरा है अपने आबा अजदाद के वतीरे पर ये काम कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत। बहुत अच्छी बात कही है, उलमा की कुर्बानी का आपने तज़किरा किया है। और आप नाज़रीन बता दूं कि जद्दोजहद आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने दी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी यही कहा करते थे। यहाँ तक कि आप अगर दानिश्वरों को देखेंगे या फिर इंटेलेक्चुअल्स को देखेंगे या फिर आप देखेंगे यानी अदीबों को, शोरा को देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी है और किसी ने नहीं दी है। हद तो यह है कि इंडिया गेट पर भी जाकर आप उनके नाम देख सकते हैं जिन्होंने अपने कुर्बानियों के ज़रिए हिंदुस्तान की ज़मीन को सेंचा, हिंदुस्तान की ज़मीन को यानी उसकी यानी ज़रखेज़ी को बढ़ाया। ये सबसे अहम बात है। लेकिन जहाँ तक आबादी का सवाल है, इस तरह के दरिंदे आबादी के, मुसलमानों की आबादी को लेकर परेशान होते
हैं उन्हें ये देख लेना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या हैं, आदाद व शुमार क्या हैं। वो कहता है कि नंबर्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं और हम ये जंग हार रहे हैं, यानी बच्चे पैदा करने के मामले में हम जंग हार रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये कह रहा है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, तो अगर तेरी कमज़ोरी है और तू कुछ कर नहीं सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो मेरा क्या कसूर है? तो ये कहने का मतलब है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो आप मेहनत कीजिए और फल खाइए। आप मेहनत करते नहीं और फिर कहते हैं कि फलां को बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अरे मियाँ, ये बच्चे जो होते हैं किस्मत से होते हैं। खुदरत जिसे चाहे औलाद देती है, जिसे चाहे नहीं देती, तो इसमें कितनी परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये कहता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और हिंदू अक़लियत में हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, सदियों तक हिंदू अक़लियत में नहीं रहेंगे बल्कि अक्सरियत में रहेंगे, और हिंदुओं को अक्सरियत में रहना भी चाहिए, क्योंकि अक्सरियत जो हिंदुओं की है बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, मोहब्बत वाले हैं, मुरब्बत वाले हैं और इंसानियत वाले हैं। ये जो दरिंदे हैं उनमें मुट्ठी भर लोग हैं ये इस तरह के, यानी आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह के लोग हैं और इनके जो वजूद में जो आए हैं, कैसे वजूद में आए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल हमने हिंदुओं की आबादी के बारे में बताया कि किस तरह 96 करोड़ आबादी 2011 में हो गई, और आप मुसलमानों की आबादी देखिए 1951 में जरदबी साहब 3 करोड़ 50 लाख मुसलमानों की आबादी थी पूरे हिंदुस्तान में 1951 में, और 1961 में वो बढ़कर 4.7 करोड़ हुई है, और 1971 में 6.1 करोड़ मुसलमानों की आबादी हुई है। इसी तरह आप देखें 1981 में 8 करोड़, 1991 में 10 करोड़ 70 लाख, और 2001 में 13 करोड़ 80 लाख, और 2011 में 17 करोड़ 20 लाख, और आज की तारीख तक मैं समझता हूं कि 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी हो गई है। लेकिन ये छुपा रहे हैं। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में 35 करोड़ है आबादी मुसलमानों की, और ये मुसलमानों के बारे में इस तरह की बेतुकी बातें नहीं कर सकते। अगर ये करते हैं तो इसका जवाब उनको जरूर मिलेगा, और ये अदालत के जरिए मिलेगा, जमहूरी अंदाज में मिलेगा। और ये जो मैं समझता हूं कि अक्सर आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान हमारे शहर में, अतराफ व अकनाफ में भी आवारा कुत्तों की कसरत हो गई है और लोगों को ये काटने लगे हैं। तो ये भी उसी तरह के आवारा कुत्ते हैं जो हिंदुस्तान की तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। देखिए, आबादी ठीक है, मैं आपको फिर वहीं पर ले जाता हूँ जहाँ से हमारी बातचीत की शुरुआत हुई थी। अगर इस मुल्क को मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम मुल्क बनाने की बात अगर होती तो फिर उसी वक्त हो जाती जब यहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थी, बादशाही हुकूमत थी, यहाँ पे जमहूरियत नहीं थी। 600 साल आप बताते हैं, 400 साल आप बताते हैं, जुल्म जबर की दास्तानें आप बयान करते हैं। इतने जुल्म जबर करने के बावजूद भी इस मुल्क को मुस्लिम मुल्क नहीं बनाया मुस्लिम हुक्मरानों ने। और फिर अब तो जमहूरियत है, जमहूरियत में ये मुमकिन नहीं है, और फिर कोई मुसलमान नहीं चाहेगा। देखिए, हमने देखा है कि मजहब की बुनियाद पर पड़ोसी ममालिक 2 क़याम अमल में आए, उनके आज भी जो है वो तरक्की के लिए अपने पैर घस रहे हैं। मजहबी जुनून पसंदी वहां पे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें, जमहूरियत इसकी बुनियादों में गढ़ी हुई है, जमहूरी उसके इसका फाउंडेशन जमहूरियत पर मुश्तमिल है। तो फिर उसकी तरक्की आप देखिए दोनों ममालिक के मुकाबले में जो वजूद में आए हैं मजहब की बुनियाद पर। ये सीधी चीज है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहे हैं इस मुल्क को, वो ये मिसाल के तौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश को वो देख ले, समझ में आ जाएगा। वो शायद सब उसके बाद देखिए, यहाँ पर सवाल ये कि ये जहर जो है इनके दिलों में भरा हुआ, वो हिंदू राष्ट्र से मोहब्बत नहीं है, मुसलमानों से नफरत है। वो नफरत भरने की ये कोशिश में ये तमाम किस्म के बयानात ये दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह के बयान देते हुए किसकी बदबख्त या बदखिदमती कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तबाही के, वो बर्बादी के ये मंसूबे बना रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि जो मुस्लिम अक़लियत है कोई मामूली तादाद नहीं है, 25 से लेकर 35 करोड़ है, और तुम कहते हैं कि इसमें से 25% को निकाल फेंको, और ये दरअंदाज है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानी है, और आप अफगानियों का आप इस्तकबाल कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उन्हें आज़ादी दे रहे हैं, उनके साथ तिजारती माहिदे कर रहे हैं, तालिबान के साथ तिजारती माहिदे कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, ये इनके आगा तालिबान के साथ तिजारती माहिदे करते हैं, और ये तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं, अफगानियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सोच समझ कर बात करना चाहिए, और कुछ बोलने से पहले उसे अच्छी तरह तोल लेना चाहिए। और इनको सलीका नहीं है कि क्या बात करें, कैसे बात करें, किस तरह पेश आए, और ये अजीब गरीब बातें करते हैं, बेबुनियाद बातें करते हैं। आज अगर चैट GPT पे जाइए, आज AI का दौर है, उसमें जाकर अगर आप पूछ लिए हिंदू आबादी
आबादी से मुतालिक और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी से मुतालिक, और वो कहता है कि सिर्फ 10 वर्षों में हिंदुस्तान जो हिंदू हैं वो अक़लियत में आ जाएंगे, उस बारे में सवाल कर लें तो पता चल जाएगा। हमारे जो भोले भाले हिंदू भाई है और बहुत ही अच्छे भाई हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार के लिए। और अंदाजा कीजिए यूपीएससी जिहाद का नारा लगा रहा है ये, और आप उसके बाद देखिए कि मुसलमानों का जो औसत था या फीसद था गिरता जा रहा है। 50-50 मुसलमान उसके लिए सिलेक्ट हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये बहुत ही अहम सवाल है। इस मामले में सबको गौर करना चाहिए, खासतौर पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको गौर करना चाहिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, क्योंकि अगर आप एक कौम को तालीमी तरीके से रोकेंगे तो समझिए कि वो आप मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं, मुल्क की तरक्की की जो रफ्तार है उसको रोक रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हो गई है, लेकिन अगर आप किसी आईपीएस ओहदेदार की बात करते हैं तो आईपीएस ओहदेदार बहुत ही काबिल होता है, बहुत ही ज़हीन होता है, मामला फ़हम होता है, और उसका जो जहन है, क्योंकि तालीम क्या होता है, इंसान का जहन खोल देती है, वसी उसकी सोच और फिक्र जो होती है वो वसीउल जहन हो जाता है, वसीउल क़ल्ब हो जाता है, यानी उसका दिल बड़ा हो जाता है। कहीं मेडिकली नहीं कह रहा हूँ कि दिल बड़ा हो गया तो मर जाएगा, तो बहरहाल कहने का मतलब वो तमाम माशरे को साथ लेकर चलने की उसमें सलाहियत पैदा होती है। एक साहब है CBI, आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी जो तहक़ीक़ाती एजेंसी है, मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसी, सबसे बड़ी एजेंसी है, उसका डायरेक्टर भी वो रह चुका है। वो बेचारा भी मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने लगा है, और ये इसकी पुरानी आदत है। मैं बात कर रहा हूँ IPS ऑफिसर रिटायर्ड नागेश्वर राव की, M नागेश्वर राव। ये कई मरतबा तनाज़ात का शिकार भी बना है, और अब उसने खतना का मसला उठाया है। इस बेचारे को खतना के फ़वाइद नहीं मालूम, इस बेचारे को ये नहीं मालूम कि पेनाइल जो कैंसर होता है, यानी उज़्वे तनासुल का जो कैंसर होता है, वो खतना करवाने वालों में नहीं होता। ये गारंटी के साथ, ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेस होते हैं या बीमारियां होती है, वो भी खतना करवाने वालों में नहीं होती, और जो फासिद मादे जम जाते हैं चमड़े में, वो भी खतना वालों में नहीं होती। तो बहरहाल HIV एड्स की जो बीमारी होती है वो भी खतना वालों में नहीं होती, और होती भी है तो 1-2% इसका परसेंटेज है। लेकिन ये कहता है कि मुझे इत्तला मिली है बावसूख ज़राए से, और ये किसको लिख रहा है, यानी एक्स पर उसने, यानी साबिका जो ट्विटर है उस पर उसने एक पोस्ट किया है, और आंध्र प्रदेश के वजीर सेहत सत्या यादव को उन्हें ये पोस्ट किया है उनके नाम, जिसमें वो कहता है कि मुझे बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि रियासत आंध्र प्रदेश में जहाँ पर NDA की हुकूमत है, वहाँ भी हिंदू बच्चों की खतनाएँ की जा रही है। इस बेचारे को नहीं मालूम, हो सकता है कोई मजबूर होगा, कोई बीमारी में मुब्तला होगा, और हो सकता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से मुतासिर होगा, तो उसकी अगर कोई खतना का 1-2 वाक़या पेश आता है, ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी किया सकता है, वो बेचारों ने किया होगा, और ये उसको मसला बना रहा है। यकीनन अब एक तो मैं शुरू करूंगा अपनी बात, और यूपीएससी जहाद के मुतालिक आपने वो जो भूखने वाले कुत्ते के हवाले से कहा है, ब्यूरोक्रेसी में अदम तवाज़ुन जो है रियाज साहब, वो जो है नाइंसाफ़ियों का पेशखमा साबित हो सकता है। तो आपने जो जिस तरह इशारा किया है, मुल्क के दानिश्वरों को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी में अगर मुसलमानों को अगर नज़रअंदाज आप करेंगे तो यकीनन जो है ये जो नाइंसाफ़ियों का सिलसिला जो है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। और जहाँ तक आपने नागेश्वर राव की बात कही है, नागेश्वर राव जो है अपना जो वक्त था, उनका जो टेन्योर था, अपनी मियाद जो उनकी खिदमत का, जो सरकारी खिदमत का मियाद था, वो भी मुतनाज़ा रहा है। आप अगर तारीख उठा के देख सकते हैं तो देख लें, वो उनके ऐसे कई डिसीशंस आए, कई ऐसे बयानात आए जिसमें जो है जहर वाज़े तौर पर नज़र आया है नागेश्वर राव के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, अगर आप तारीख उठा के देखें तो। और जहाँ तक कि आपने वजाहत कर दी, इससे फ़वाइद जो है, खतना से जो फ़वाइद है, वो फ़वाइद का आपने बाज़ाब्ता, ये साइंटिफिकली, आप किसी मजहब की बुनियाद पर आपने ये बातें नहीं कही। मैं इसीलिए आपके बात की तायीद करूंगा इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपने साइंटिफिकली उसको वाज़े कर दिया है। साइंस जो चीज़ की अगर इजाज़त आपको दे रही है, कराने से आपको फ़ायदा होता है, तो लोग उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। देखिए, कोरोना वायरस के वैक्सीन के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि भाई इससे नुकसान होने वाला है, मगर साइंटिफिकली साबित हुआ कि भाई इससे फायदा होगा। लोगों ने कतार दर कतार खड़े होकर लिया। तो साइंटिफिकली अगर कोई चीज का प्रोपेगेंडा मुनफी किया भी जाता है
تو उसके बाद साइंटिफिकली ये साबित होता है कि इसको लगाने से या इसके कराने से फायदा होता है तो लोग उसको तरजीह देते हैं। आंध्र प्रदेश में वही हो रहा होगा। तो आप नागेश्वर राव के पेट में दर्द होने की वजह क्या है वो समझ में नहीं आया, या तो ये समझ रहे हैं कि वो जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो खतना कराकर मुसलमान हो रहे हैं, शायद इस बात का खौफ नागेश्वर राव का होगा, इसीलिए उन्होंने इस मसले को वजीर सेहत आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस तरीके के ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर एक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक ब्यूरोक्रेट जो है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, सीबीआई से डायरेक्टर, सीबीआई के वो डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका अगर ट्वीट आता है तो चंद्रबाबू नायडू को देखना चाहिए कि भाई कितनी तेजी के साथ जो है एनडीए का उनके साथ रहने की वजह से जो फिरका परस्ती कितनी तेजी के साथ आंध्र प्रदेश में सरहद कर रही है। और फिरका परस्ती कहाँ तक पहुंच गई, खतना तक पहुंच गई है। तो आप अंदाजा कीजिए। तो मैं कह रहा था नागेश्वर राव से, ये पेनाइल कैंसर जो होता है यानी उज़्वे तनासुल का जो कैंसर होता है वो नहीं होता। और एक अहम बात है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है, आप देखेंगे कि पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन होता है उससे भी खतना वाले बच जाते हैं। तो बहरहाल नागेश्वर राव साहब को ये देखना चाहिए कि फ़ायदे कितने हैं और उसके बाद अपना मुंह खोलना चाहिए। आप यकीन मानिए कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छी बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचाए। आप कोई खतना कर रहा है, आपको परेशान, आपके पेट में दर्द दे रहा और कहाँ कहाँ दर्द दे रहा आपको समझने नहीं आ रहा, तो आप सीबीआई जैसे इदारे के डायरेक्टर रहे हैं, एक बहुत ही अहम ओहदा है, और ये डायरेक्टर इस तरह की बातें करता है तो मुझे अजीब लगता है। जबकि आप अंदाज़ा कीजिए कि अब ये तो ये भी कहेगा कि भाई खाना खाएंगे या फिर नेचुरल कॉल है उसके हाथ नहीं धोना चाहिए, इस तरह की बातें करेगा तो ये कौन इसे करीब आने भी नहीं देगा। जी यकीनन बदबूदार हो जाएंगे नागेश्वर राव को सोचना चाहिए। हालांकि ये बात में थोड़ी मज़ाहिका खेज बात है, लेकिन ये देखिए ये लम्हे फिक्र है जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों के लिए। इस तरीके के अगर ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, इस तरीके की जहनीत के, इस तरीके की सोच अगर वो रखते हैं तो वो जो अपने मियाद के दौरान क्या क्या नाइंसाफियाँ उन्होंने नहीं की होगी, मज़हब की बुनियाद पर ये सोचने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में जो है वो किस कदर जनूबी रियासतें अभी भी महफूज है, खा वो तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, ये रियासतें आज कर्नाटका हो, ये रियासतें फिर भी फ़िरका परस्ती के जहर से कुछ हद तक ये महफूज है। लेकिन अगर इस तरीके की सोच के लोग अगर ब्यूरोक्रेसी में जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अगर इस तरीके की सोच के साथ अगर आएंगे, आवाम के दरमियान में आएंगे तो किस कदर उन रियासतों को नुकसान पहुँचाएंगे। ये सोशलिस्ट सेक्युलर जहन के हामिल जो कायदीन है, सियासी कायदीन है, उनको ये सोचने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे क्या, मैं देख रहा हूँ कि जो उनका मुस्तकबिल है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, फिर इंतखाबी सियासत में आएंगे और फिर मुकाबला भी करेंगे, और अगर मुकाबला नहीं भी करते हैं तो उन्हें राज्यसभा का रुकन बना दिया जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमेशा ये सौगात इस तरीके के बयान देने वालों को ये सौगात मिली है और वो तो उज़्वे तनासुल तक पहुँच गए हैं, तो लाजिम उनको ये इनाम दिया जाएगा खतना के बारे में। लेकिन उन्हें रिसर्च करना चाहिए, ये हमारा मशवरा है, क्योंकि खतना जो है वो आप के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं उससे आपको बचाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है उससे बचाती है, और कई ऐसी बीमारियां HIV एड्स है उससे बचाती है। तो ये चीज़ें, इस पर भी गौर करना चाहिए। हमेशा अपने जहन को यानी कोताह जहन नहीं होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। इंसान की सोच पकड़, आप तो IPS हैं, आपको तो बहुत सोच समझ कर ये काम करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए तो भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। बहरहाल अब ये आप खतना की बात करते हैं तो बीजेपी आपको हाथों हाथ लेगी, और उसके बाद मैं समझता हूं कि अब फिल वक्त हिंदुस्तान में सियासी खतनाओं की ज़रूरत है। जी इसलिए कि और ऐसे जो बकवास करने वाले हैं, ऐसे भोंकने वाले हैं, उनके मामले में यकीनन सियासी खतनाओं की ज़रूरत है। और फिर ज़रूरत इस बात की है कि आप अहम क्या बात है, रियासत की तरक्की किन चीज़ों पे होगी, मुल्क की तरक्की किन चीज़ों पे होगी, ये तमाम चीज़ों को ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत है। मेरे नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। बहुत ही ख़ास खबर है। हैदराबाद से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरबेस की जो फ़्लाइट है उसमें बम रखने की धमकी दी गई, और फिर आप देखेंगे कि वो इत्तला झूठी निकली। तो इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, आपने देखा कि नवंबर में भी ऐसे वाक़यात पेश आए थे। मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद आने वाली
परवाज़ का रुख अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया था, क्योंकि वहाँ हैदराबाद एयरपोर्ट पर जो ईमेल पर धमकी दी गई थी कि उसमें बम रख दिया गया है। तो इस तरह के जो धमकियाँ दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी ज़रूरी है। लेकिन एक खबर बहुत ज़्यादा अहम है और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से उस खबर का ताल्लुक है। योगी आदित्यनाथ काफ़ी बदनाम है और वहाँ पर जो अखिलेश यादव के दौरे हुकूमत में मदरसा एक्ट नाफिज किया गया था, तो अब योगी आदित्यनाथ ने उस मदरसा एक्ट को बिल्कुल मनसूख कर दिया है, उसकी तनसीख अमल में लाई है। ये मुस्लिम दुश्मनी की खतरनाक मिसाल है। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने हालिया अरसे के दौरान तकरीबन 16,000 दीनी मदारिस के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करते हुए उसके खिलाफ हुक्म इल्तिवाज जारी कर दिया था। इस खबर के बारे में हम आपको खबर ख्याल में तफसील से वाकिफ करवाएंगे, क्योंकि हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बील्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।